Assalamu alaikum, I'm Dr. Sana from tabiracademy.com. Today we will be continuing our discussion on cell structure and function. We'll be talking about endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria, lysosomes, ribosomes and cell membrane. First of all, the endoplasmic reticulum. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मोस्टली यूकैरियोट्स में पाया जाता है, एक्सेप्ट फॉर रेड ब्लड सेल्स में नहीं होता है और प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है. उसके अलावा इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो एक मेम्ब्रेन बाउंड जो है पाउचिंग्स बनती हैं इसी से, तो इनको हम कहते हैं सिस्टर्ने. तो द मेम्ब्रेन फॉर्म्स एन एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ सिस्टर्ने, ठीक है ये, और ये पूरे सेल में फैले हुए होते हैं जैसे मैंने आपको अभी दिखाया. इट्स कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियर एनवेलोप. ये न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियर जो एनवेलोप था, डबल मेम्ब्रेन था, ये वो है. और एज यू कैन सी ये इसी के साथ कंटिन्यूस है इसका मेम्ब्रेन. फिर उसके बाद इसमें दो टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे छोटे छोटे ये दाने टाइप के हैं. इट्स स्टडीड विद दीज ब्लैक डॉट्स, ये हैं राइबोसोम्स. अब राइबोसोम्स जब हमने देखा था RNA, तो हमने ये देखा था कि राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस होता है और स्टेरॉयड हार्मोन्स बनती हैं, यानी कि जो फैट से बनती हैं वो चीज़ें. आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे जो जो बनता है, फॉर एग्जांपल ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स बनी हैं, ये प्रोटीन्स सिस्टर्ने के अंदर हैं. फिर ये आउट पाउचिंग बनती है तो ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनता है. ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनने के बाद वो फ्यूज़ हो जाता है ये गोल्जी अपरेटस के साथ. ये गोल्जी अपरेटस में फ्यूज़ हो जाता है, दिस इज़ द गोल्जी बॉडी, और फिर इवेंचुअली वो गोल्जी वेसिकल्स बनते हैं और फिर वो सेल से बाहर चले जाते हैं. हो सकता है सेल के अंदर भी यही प्रोटीन्स चाहिए हो, तो वो फिर गोल्जी अपरेटस जो है वो उनको उस तरफ भेज देंगे. उसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर ये जो राइबोसोम्स हैं ये सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर नहीं होती हैं, ये इधर साइटोसोल में फ्रीली पड़े हुए होते हैं. तो ये लाजमी नहीं है कि वो ER के साथ लगे हुए हो. तो आगे अब हम राइबोसोम्स ही पढ़ेंगे. राइबोसोम्स जैसे मैंने अभी बताया ये साइटोसोल में हो सकती हैं या ER के साथ हो सकती हैं. ये दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों में पाए जाते हैं. तो हमें पता है प्रोकैरियोट्स में ER है नहीं, तो जाहिर है ये फिर फ्रीली मिल जाते हैं. राइबोसोम की सब यूनिट्स होती हैं दो, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट. ये पहले सिंथेसाइज और असेंबल होती हैं इन द न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे न्यूक्लियोलस होते हैं या न्यूक्लियोलाई होते हैं. तो उसके बाद ये बनने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म, और सब यूनिट्स तब मिलते हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी है. अब राइबोसोम की साइज़ हम कैसे डिटरमिन करते हैं? द सेडबर्ग यूनिट्स, यानी कि इसको हम S लिखते हैं, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ अ राइबोसोम. तो राइबोसोम की सेडिमेंटेशन ये है कि जब हम उसको बहुत तेज़ी से जो है समझ लो स्पिन करते हैं, सेंट्रीफ्यूज इसको कहते हैं, जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो अगर सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा, तो इसका मतलब है पर यूनिट ऑफ टाइम में ज़्यादा सेडिमेंटेशन हो रही है. तो इसका मतलब है कि राइबोसोम बड़ा है, क्योंकि वो भारी है तो वो बहुत जल्दी सेटल हो जाता है नीचे. तो द लार्जर द राइबोसोम द हायर द सेडिमेंटेशन रेट, दस द हायर द S नंबर जो है, और ये हैवियर होते हैं. तो हमें पता है प्रोकैरियोट्स छोटे होते हैं जैसे बैक्टीरिया, तो उनमें छोटे राइबोसोम्स होंगे 70S. यूकैरियोट्स बड़े हैं तो उनमें 80S होंगे. अब जो 70S है मैंने बताया था कि सब यूनिट्स होते हैं लार्ज और स्मॉल. इसमें जो स्मॉल सब यूनिट है दैट इज़ 30S, और जो लार्ज सब यूनिट है वो है 50. और ये यूकैरियोट्स में देख लें 40 छोटा और 60 बड़ा है. ये 10 का फ़र्क आ रहा है सब में. टू मेजर कंपोनेंट्स वही हैं जो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स.
स्मॉल सब यूनिट mRNA को रीड करता है। हमें पता है कि न्यूक्लियस एक प्रोटीन बनने के लिए जो DNA है पहले वो mRNA उससे बनती है ताकि फिर वो बता सके राइबोसोम्स को कि प्रोटीन किस तरह से बननी है, कौन सी अमीनो एसिड चाहिए होंगी। तो जो स्मॉल सब यूनिट है वो mRNA को पढ़ता है। फिर असल में tRNA जो है वो अप्रोप्रिएट अमीनो एसिड को ये लार्ज सब यूनिट के पास लेकर आता है और फिर ये लार्ज सब यूनिट अमीनो एसिड को ऐड करता है। ऐड किस पे करता है? वेल वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है तो वो उस पे ऐड करता जाएगा जब तक उस प्रोटीन का एंड ना आए। तो ये लार्ज सब यूनिट का काम है। ये जो सब यूनिट्स हैं मैंने बताया ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आते हैं और जुड़ जाते हैं जैसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं एंड दे आर नॉर्मली जस्ट फ्लोटिंग अराउंड इन द साइटोसोल या फिर वो अटैच टू द ER। Ribosomes found attached to the nuclear envelope release proteins into the perinuclear space। ये जो इधर ये न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड हैं राइबोसोम्स, ये इधर एक पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, वो वहाँ रिलीज करेंगे अपनी प्रोटीन्स। गोल्जी बॉडीज़, जो गोल्जी बॉडीज़ हैं ये ER से अब दोबारा बडिंग ऑफ होती है। ये देखें, ये इस तरीके से ये एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनता है और फिर वो जैसे गोल्जी बॉडी का ही हिस्सा बन जाता है। तो इनकी भी जो ये पाउचिंग्स है ना मेम्ब्रेन की, दीज आउट पाउचिंग्स ऑफ मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन बाउंड हैं, ये सिस्टर्ने, इन सैक्स को हम सिस्टर्ने कहते हैं। ये फ्लैट सैक्स होती हैं। अब इधर तो उनके अंदर बन रहे थे ना, सिंथेसाइज हो रहे थे प्रोटीन्स और इधर लिपिड्स। यहाँ पे अब ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग हो रही है। तो द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज आर कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर अदर पार्ट्स ऑफ द सेल या फिर सेल से बाहर। जब हम सेल से बाहर भेजते हैं तो उसको हम सिक्रीशन कहेंगे। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स इनकी क्या है? इनकी एग्जाम्पल्स हैं कि ट्रांसपोर्ट करना जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स हैं, ये देखो ये इसका एक फंक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा फंक्शन है कि प्रोसेसिंग में ये भी आ सकता है कि उन पे एक शुगर ऐड किया जाए प्रोटीन पे, तो तब इन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन बना लिया। उसके अलावा प्लांट सेल्स में इनकी एंजाइम्स जो है वो शुगर्स को सेल वॉल की कंपोनेंट में कन्वर्ट करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर मतलब कि एनर्जी, एनर्जी मीन्स कि ATP। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और उसमें बहुत ज़्यादा ATP बनती है थ्रू द क्रेब्स साइकिल और ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन्स हैं, ये देखिए, एक आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। उसका इनर मेम्ब्रेन जो है इट्स थ्रोन इनटू फोल्ड्स। ये जो फोल्ड्स हैं, ये इनफोल्डिंग्स, इनको हम क्रिस्टे कहते हैं। इनका मकसद ये होता है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही हो, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया हो। तो इस तरीके से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होती है। उसके अलावा अगर हम मेम्ब्रेन्स के बीच में देखें तो यहाँ पे एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें पोरेंस हैं। जो ये पोरेंस हैं ये ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं ऑफ थिंग्स इनटू एंड आउटसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो अंदर हमें पता है कि बहुत ज़्यादा ATP बन रहा है। अब ज़ाहिर है वो तो सेल को चाहिए जो बाहर माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर चीज़ हैं, तो वो भी पोरेंस के थ्रू जाएंगी। NADH वो भी बनेगा, तो वो ग्लाइकोलिसिस से कुछ NADH बनता है, तो वो भी इसके इन पोरेंस के ज़रिए आएगा। और पानी का भी एक्सचेंज इसी तरह होता है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा सिलेक्टिव है और वो फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो है एक्सेस देता है। तो जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वो आउटर मेम्ब्रेन डिक्टेट करता है कि उसके अंदर क्या आ सकती हैं। स्ट्रक्चर मैंने तकरीबन बता दिया। अंदर एक मैट्रिक्स होता है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्रिस्टे बनाती हैं, जो इन फोल्डिंग्स ऑफ मेम्ब्रेन हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। इसकी फंक्शन यही है एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये बहुत ज़्यादा ATP बनाती है, स्पेशली जो क्रेब्स साइकिल है उसके थ्रू।
जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है दैट इज द साइट ऑफ द क्रेब्स साइकिल। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इन जनरल हैं ये ज़्यादा लिवर और मसल सेल्स में होती हैं, इसलिए क्योंकि इन सेल्स में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही होती है, तो इनकी डिमांड फॉर ATP बहुत ज़्यादा है। Another function is in the synthesis of lipids. Lysosomes. Lysosomes are spherical sacs. तो ये देख लें, ये स्फेयर है और ये सैक है जिसके सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस प्रोटीन्स हैं और एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स कौन सी हैं? डाइजेस्टिव, यानी कि ये डाइजेस्ट करेंगी। ये देखो जैसे छोटे छोटे पैकमैन बने हुए हैं, तो ये किन किन चीज़ों को डाइजेस्ट करेंगी? जो ऑर्गेनेल्स हो बहुत पुरानी या बहुत ज़्यादा अगर ऑर्गेनेल हो तो उसको डाइजेस्ट करेंगे। उसके अलावा कुछ फूड पार्टिकल्स को, इंगल्फ्ड वायरसेस और बैक्टीरिया। जब फेगोसाइटोसिस हो रही होती है तब हमें लाइसोसोम्स फ्यूज़ होते हैं फेगोसाइट के साथ। फेगोसाइट इज़ जस्ट WBC जिसके अंदर एक बैक्टीरिया इंगल्फ हो चुका है। तो तब जब ये लाइसोसोम्स फ्यूज़ होते हैं तो ये अपनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस फेगोसाइट के अंदर छोड़ देते हैं और उसी तरीके से बैक्टीरिया डाइजेस्ट हो जाता है। एक और इनका मेजर फंक्शन है स्पर्म में, उसमें लाइसोसोम्स होती हैं ताकि जो एग है, एग के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, और जो स्पर्म है वो जब लाइसोसोम्स की जो एंजाइम्स है वो रिलीज करेगा तो वो मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और वो इजीली ओवम को एक्सेस कर सकता है फर्टिलाइजेशन के लिए। सेल मेम्ब्रेन, हाँ आखिरी जो हम देखेंगे एक सेल स्ट्रक्चर में वो है मेम्ब्रेन। दिस इज द सिक्योरिटी चेक सिस्टम ऑफ द सेल। तो ये होता है कि ये डिक्टेट करता है कि अंदर क्या आ सकता है, बाहर क्या जा सकता है। By definition, it's a biological membrane which encloses the cell, separating the inner environment from the outer environment, while exhibiting selective permeability. तो हम देखेंगे कि ये जो सेलेक्टिव परमिबिलिटी है ये है क्या, यानी कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अंदर और बाहर को ये डिक्टेट कर रहा है कि क्या अंदर आ सकता है, क्या बाहर जा सकता है। और ये जो सिलेक्टिविटी है ये बेस्ड है उसकी कॉम्पोजिशन पे। अब पहले इसकी कॉम्पोजिशन हम ओवरऑल देख लेते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन में ये चीज़ें होती हैं। मेन चीज़ ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। एम्फीफिलिक इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों हाइड्रोफिलिक पार्ट्स हैं और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स। उसकी हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं, और इसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो फॉस्फेट होता है। तो इसकी जो टेल्स हैं वो अंदर की तरफ इसलिए फेस करते हैं क्योंकि समझ लो उधर बाहर काफ़ी पानी है, सेल के अंदर भी सेल के बाहर भी, तो वो रिपेल होके वो एक दूसरे की तरफ, और पानी जहाँ नहीं है वो वहाँ फेस करेंगे जहाँ पे कम है। और जो फॉस्फेट हेड है वो क्योंकि उनको पानी बहुत पसंद है तो वो पानी की तरफ ही जाएंगे, तो दे आर अरेंज्ड ऑन द आउटसाइड लाइक दिस। तो इसको हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होती है। कोलेस्ट्रॉल इसलिए होती है ताकि इसकी जो फ्लूइडिटी हो मेम्ब्रेन की वो भी मेंटेन हो, और साथ ये इनकी टाइट पैकिंग भी करवाता है इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। आगे इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं। प्रोटीन्स बहुत तरह की हैं। एक तो इंटीग्रल प्रोटीन्स हो सकती हैं, दीज आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, और दूसरी हो सकती है पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब ये या फिर इधर बिलो और अबव, ये बस इसके सरफेस के साथ कांटेक्ट में होंगे। ये एक टेम्परेरी एसोसिएशन बनाते हैं मेम्ब्रेन के साथ। तो इनका जो फंक्शन है प्रोटीन्स का वो मल्टीपल है। ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आयंस, तो जैसे चैनल प्रोटीन्स हो, या उसके अलावा कैरियर प्रोटीन्स, पोर प्रोटीन्स, ये सब ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये इनका फंक्शन है। चैनल प्रोटीन्स को हम इन स्पेसिफिक देखें तो ये बाय डिफ्यूजन आयंस और मॉलिक्यूल्स को पास करने देते हैं। लेकिन जो प्रोटीन पंप्स हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि ATP के ज़रिए मॉलिक्यूल्स और आयंस को पंप करते हैं। उस तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होती है। सेल एडहीजन प्रोटीन्स, ये सेल्स के दरमियान, यानी कि अगर कोई चीज़ इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ है एक सेल एडहीजन प्रोटीन, तो वो दूसरे सेल के साथ इसकी कनेक्शन बना सकता है।
इधर हार्मोन रिसेप्टर्स भी लगे होते हैं जिनके साथ हार्मोन्स जो ब्लड में होते हैं वो निकल के सेल के ऊपर लग सकते हैं और फिर सेल के अंदर ऑल्टरेशंस आ जाती है। जैसे अगर इंसुलिन आकर इधर बाइंड हो तो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी, ग्लाइकोलिसिस बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी और इस तरीके से। ग्लाइकोलिपिड्स ये भी इस स्ट्रक्चर में आती हैं, ये है ग्लाइकोलिपिड। और उसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स की 3 फंक्शंस हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट, हार्मोन रिसेप्टर्स या फिर एज रिकग्निशन बाय इम्यून सेल्स जैसे एंटीजेंस वगैरह होती हैं। That's all for today's lecture. Thank you for listening, and our next topic will be coordination and control.